भाई साथियों, आज के समय में मोटरसाइकिल और कार यानी कि 2 पहिया और 4 पहिया तो लगभग हर एक व्यक्ति के पास है। लेकिन क्या आपको पता है कि समाज में जितने लोग नए वाहनों को शोरूम से खरीदते हैं, लगभग उतने ही लोग पुराने वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति से खरीद लेते हैं। और इन दोनों ही जगह से खरीदे गए वाहनों में कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं जिस पर एक साधारण व्यक्ति ध्यान नहीं देता। और अगर कभी भविष्य में ऐसी कोई घटना घटती है तो उस व्यक्ति को जेल या अपनी जेब से लाखों का कंपनसेशन पे करके उसका भुगतान करना होता है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को जागरूक करने के लिए इसी बारे में बात करके आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही अपने सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके थ्रू आपसे जुड़े हुए लोग भी जागरूक हो सकें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर देना, ताकि इस संबंध में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साथियों, आज के समय में ज्यादातर क्या होता है, किसी व्यक्ति के पास अगर भरपूर पैसा होता है या उसकी जेब उसे अलाउ करती है तो वो नया वाहन खरीदता है, फिर चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो। तो ऐसे में जब भी वो नया वाहन खरीदता है तो कंपनी की तरफ से सारी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी कंप्लीट की जाती है। उस व्यक्ति के द्वारा खरीदे गए वाहन पर उसके नाम की आरसी बनवाने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए उस व्यक्ति से संबंधित सभी दस्तावेज उस शोरूम या उस कंपनी के द्वारा ले लिए जाते हैं, जिसे कि उस इलाके की मोटर व्हीकल अथॉरिटी में भेजकर उस व्यक्ति के नाम पे आरसी बनवा दी जाती है। साथ ही किसी भी नए वाहन को शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही शोरूम के द्वारा उस वाहन का इंश्योरेंस कर दिया जाता है। और ये वाहन का इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है कि अगर भविष्य में भगवान न करे अगर उस वाहन से कोई दुर्घटना घटती है तो ऐसे में उस वाहन के स्वामी यानी कि उस वाहन के मालिक के ऊपर कोई दंड न पड़े या उसे किसी तरीके का कोई भुगतान न भुगतना पड़े। और इस तरीके की होने वाली अनचाही दुर्घटना में जब कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उस बीमा कंपनी के द्वारा कर दी जाए। और अब बात करते हैं दूसरे पहलू पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोग यहीं पे ही भूल कर जाते हैं, जिसकी वजह से समय आने पर उनको अपनी जेब से बड़ा भुगतान करने के साथ साथ जेल भी काटनी पड़ सकती है। अब वो दूसरा पहलू क्या है ये भी सुन लो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे देश की आधी आबादी नए वाहनों को खरीदने में सक्षम होती है, वहीं दूसरी ओर देश की बची हुई आधी आबादी अपनी स्थिति और परिस्थिति वश पुराने वाहनों को ही खरीदती है। लेकिन इस दौरान किसी पुराने वाहन को खरीदने और बेचने वाले के बीच अगर कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए, कुछ सावधानियां ना बरती जाएं, तो भविष्य में वो बड़ी समस्या का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हमारे समाज में ज्यादातर लोग एफिडेविट पे या सेल लेटर पे साइन करवा के किसी दूसरे व्यक्ति को वाहन बेच देते हैं। अब उस वाहन को खरीदने वाला व्यक्ति वाहन खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में जाकर वो वाहन अगर अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाता तो उसका ऐसा ना करवाना ये भविष्य में किसी बड़ी समस्या को पैदा कर सकता है। और वो समस्या वाहन बेचने वाले के खिलाफ या वाहन खरीदने वाले के खिलाफ, दोनों के खिलाफ ही हो सकती है। जैसे कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपना वाहन बेच दिया और उस व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा उस वाहन को अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराया, तो ऐसे में क्या उस वाहन को खरीदने वाले व्यक्ति को पता है कि ये वाहन कहाँ चला था, इस वाहन से कोई गैर कानूनी काम हुआ है या नहीं हुआ, क्या पूरे देश के किसी भी इलाके की क्षेत्र की पुलिस के रिकॉर्ड में ये वाहन रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर उस वाहन को बेचने से पहले उस वाहन के द्वारा किसी गैर कानूनी काम को अंजाम दिया गया है और पुलिस उस वाहन की तलाश में है, लेकिन पुलिस के उस वाहन को पकड़े जाने से पहले ही स्वामी के द्वारा वो वाहन किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, पुलिस के द्वारा की जा रही ट्रेसिंग तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि पुलिस उस वाहन को नहीं पकड़ लेती। लेकिन खरीदने वाला व्यक्ति अगर अपने नाम पर उस वाहन को ट्रांसफर नहीं करवाता तो उसे कैसे पता चलेगा कि इस वाहन से कोई गैर कानूनी काम हुआ था। और अगर उसे नहीं पता चलता और वो वाहन अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता है और उसके बाद अगर पुलिस उसके वाहन को ट्रेस करके उसे पकड़ती है तो वहाँ पर उसके पास एक सरकारी प्रूफ होता है वाहन को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने का, जिसमें कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ये साफ साफ लिखा होता है कि इस वाहन को कौन सी डेट को उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया गया है। तो ऐसे में बड़ी सामान्य सी बात हो जाती है पुलिस वालों के लिए समझना कि इस वाहन के पहले स्वामी ने इस वाहन का किसी क्राइम में उपयोग करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए इस वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। तो ऐसे में उस वाहन के खरीदार व्यक्ति का बचाव हो सकता है, लेकिन वो बचाव उसी अवस्था में हो सकता है जब उस व्यक्ति ने उस खरीदे गए वाहन को रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के द्वारा अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लिया होता है। लेकिन अगर उस दूसरे व्यक्ति ने जिसने कि उस वाहन को खरीदा है उसने उस वाहन का उपयोग करना शुरू कर दिया और उस दौरान पुलिस ट्रेस करके उस वाहन को पकड़ती है, तो ऐसे में पुलिस ये बिल्कुल भी नहीं मानेगी कि उस व्यक्ति ने उस वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा है। लेकिन ऐसे में पुलिस उस व्यक्ति को भी सह आरोपी बना लेती है। वो बात अलग है कि कोर्ट में आप केस को लड़ने के दौरान अपने वकीलों के द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर एक बार के लिए अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दो, लेकिन उसके लिए भी आपको अच्छी खासी मेहनत, खूब सारा पैसा, बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए मेरा आपको यही सजेशन है कि कभी भी आप किसी पुराने वाहन को खरीदें तो संबंधित रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में जाकर उस वाहन को अपने नाम पर जरूर उतरवा लें। इसके अलावा एक दूसरी बड़ी समस्या क्या आ सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ज्यादातर
मामलों में क्या होता है कि वाहन खरीदने के बाद वाहन खरीदने वाला व्यक्ति जो होता है वो वाहन का इंश्योरेंस करवाना ही भूल जाता है, या कई मौकों पर तो वो जानबूझकर इंश्योरेंस करवाता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि आज भी ये वाहन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर है। तो ऐसे में उस वाहन को जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर एक तरीके का खतरा सदा मंडराता रहता है कि अगर उस वाहन को खरीदने वाले व्यक्ति ने समय के अनुसार उस वाहन का बीमा नहीं करवाया तो कल को भविष्य में अगर उस वाहन से कोई भी दुर्घटना घटती है और उस घटी हुई दुर्घटना में किसी को क्षति होती है, किसी की जान चली जाती है, तो उस दुर्घटना की क्षतिपूर्ति या जान की भरपाई के लिए जेल काटने की जो सजा मिलेगी वो उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके नाम पर उस वाहन की आरसी होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। अब ये बात उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल खतरनाक है जिसके नाम पर गाड़ी होती है, लेकिन उसने उस गाड़ी को बिना नाम ट्रांसफर करवाए ही सेल कर दिया होता है, क्योंकि जब भी दुर्घटना होने के बाद संबंधित क्षतिपूर्ति या जान जाने के मामले में कोर्ट में केस फाइल होगा तो उस केस में न्यायालय के द्वारा उस दौरान वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति का नाम होगा उसी को ही दोषी माना जाएगा, उसी को ही जेल की सजा काटनी होगी और उसी व्यक्ति को ही कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई मुआवजा राशि अपनी जेब से देनी होगी। वहाँ पर कोर्ट इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को ये वाहन बेच दिया था और होने वाली दुर्घटना उस दूसरे व्यक्ति के द्वारा ही की गई थी। अब ये सारी बातें मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा, इस मामले में हमारे देश में लिखित कानून भी है और कोर्ट ने भी इस तरीके के मामलों में कई बार आदेश पारित किए हैं। और अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा दी गई ऐसे संबंधित मामले में एक लेटेस्ट जजमेंट है, उसे भी मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के काशीपुर में प्रथम श्रेणी के अपर जिला जज विनोद कुमार की अदालत में मोटर दुर्घटना की याचिका की सुनवाई करते हुए हादसा करने वाले वाहन के मुख्य स्वामी को 27,49,338 रूपए प्रतिकर के रूप में कोर्ट में जमा करने के आदेश दिए गए। बाजपुर के सूरी फार्म बेरिया रोड चकरपुर निवासी मीनाक्षी सूरी, उनकी बेटी हिमानी और बेटे कृपाशंकर सूरी की तरफ से कोर्ट में ये याचिका फाइल की गई थी। इस याचिका में उन्होंने कहा कि उनके पिता और पति पवन सूरी 12 अक्टूबर की रात 9:30 बजे HMT ट्रैक्टर की एजेंसी के सामने खड़े थे। इसी दौरान शेर अली नाम का व्यक्ति जो कि बाजपुर का निवासी है, वो अपने वाहन को बड़ी तेज रफ्तार से और लापरवाही के साथ चलाकर गलत साइड से आते हुए उसने उनके पिताजी को टक्कर मार दी और इस हादसे में गंभीर रूप से घायल उनके पिताजी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर बताते हुए उन्हें तुरंत हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया। लेकिन हल्द्वानी जाते हुए रास्ते में ही उनके पिताजी की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई, जिसके बाद मीनाक्षी, हिमानी और कृपाशंकर की ओर से शेर अली और उस वाहन के मुख्य स्वामी प्रबलीन सिंह के खिलाफ कोर्ट में मुआवजे के लिए केस फाइल किया गया और इस याचिका में पीड़ितों ने क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट में याचना करी। और इस मामले की सुनवाई करने के दौरान कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के वकीलों को सुना, उनकी दलीलों को सुना, जिसके बाद कोर्ट ने उस वाहन के मुख्य स्वामी प्रबलीन सिंह को मुआवजे की राशि कोर्ट में जमा कराने के निर्देश दिए, जो कि थे 27,49,338 रूपए। लेकिन यहाँ मैं आपको यही बात बता दूं कि उस वाहन का मुख्य स्वामी प्रबलीन सिंह वही व्यक्ति था जिसने शेर अली नाम के व्यक्ति को अपना वाहन बेच दिया था, लेकिन उस वाहन को शेर अली के नाम पर ट्रांसफर नहीं कराया था। और शेर अली के द्वारा जब इस वाहन से ये दुर्घटना हुई तो कोर्ट ने उस वाहन के मुख्य स्वामी को ही सारा भुगतान देने का आदेश दिया। अब इस मामले की गंभीरता से आप ये समझ सकते हैं कि किसी वाहन को आप जितनी आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देते हैं, उस व्यक्ति के नाम पे उस वाहन को ट्रांसफर भी नहीं करवाते, बस खाली सेल लेटर या एफिडेविट पे उस व्यक्ति को वो वाहन सौंप देते हो, तो अब आप इस पूरे मामले को जानकर, समझकर, सुनकर इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि उस वाहन को बेचने के बावजूद भी उस वाहन का जो प्रथम स्वामी होता है, जिसका नाम उस वाहन की आरसी पर दर्ज होता है, वो कितने बड़े संकट के घेरे में रहता है। इसलिए साथियों, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि चाहे आप किसी को अपना 2 व्हीलर बेचो या 4 व्हीलर बेचो, लेकिन बेचने के दौरान उससे सेल लेटर साइन करवा के और उससे संबंधित सभी दस्तावेज लेकर उसे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में जमा करवाकर उस वाहन की आरसी पर उसका नाम चढ़वाकर तभी वो वाहन उसे सौंपे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भविष्य में हमेशा एक बड़ी परेशानी का शिकार कभी भी हो सकते हैं। अब इस वीडियो और इस विषय के बारे में आपके जो भी विचार हो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपसे जुड़े हुए लोग भी सतर्क हो जाएं। और चैनल पे अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि आप लोगों को जागरूक करने के लिए इसी तरीके से पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेकर मैं इस चैनल पे आता रहता हूँ। तो मिलते हैं इसी संबंध में अगली किसी नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।